जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा जो वीडियो है ये हम हिंदी पेडालॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करने का कोशिश करेंगे, है ना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे साथियों तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है, क्या है, अधिगम, भाषा अधिगम और भाषा का अर्जन। इस टॉपिक को समझते हैं क्या होता है ना। भाषा का मतलब देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है हिंदी पेडालॉजी में, ये बेहद इम्पोर्टेंट है साथियों, है ना। जो आपको 30 नंबर का हिंदी पूछा जाता है टेट के एग्जाम में या सी टेट के एग्जाम में, है ना, तो उसमें 15 नंबर का आपका पेडालॉजी रहता है, ठीक है ना। इसको समझते हैं भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, है ना। हम एक दूसरे से अपने हाव भाव विचारों को जो व्यक्त करते हैं वो भाषा के माध्यम से ही होता है। अगर भाषा ना रहे तो सोचिए कि कितना दिक्कत होगा, हम एक दूसरे के लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। वही चीज है कि हम जो अपने विचारों को हम किसी के सामने अगर प्रस्तुत करते हैं तो किसके माध्यम से संभव हो पाता है, तो भाषा के माध्यम से ही। अगर भाषा हम एक दूसरे की भाषा को अगर नहीं समझेंगे तो हमारा जो बातचीत करने का है वो कोई मीनिंग का नहीं रह जाएगा ना। अगर आपसे अगर कोई बात करता है मराठी में, अगर आपको मराठी समझ में नहीं आता है तो उसका बोलने का कोई मतलब कि अर्थ नहीं रह जाएगा, है ना। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम भी कहा जाता है। जैसे हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करना ही क्या है, भाषा है, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं, भाषा का आरंभ मानव के जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तब से ही बच्चे के आसपास उसके घर परिवार वाले सब कोई उससे बात करने का कोशिश करते हैं, तो बच्चा क्या है, जन्म से ही भाषा को सुनने लगता है। विभिन्न कौशल जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता को प्राप्त करता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है ना। और जैसे जैसे बड़ा होगा फिर भाषा में निपुणता प्राप्त करते जाता है। भाषा ग्रहण करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, भाषा को हम ग्रहण करने का निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसका अर्थ देख लेते हैं। भाषा जो है संस्कृत की भाष, है ना, धातु से उत्पन्न हुई है। इसका अर्थ होता है बोलना, ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। संस्कृत भाषा से भाष्य शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी, जिसका अर्थ होता है बोलना, ठीक है साथियों। अगला देख लेते हैं, भाषा की प्रकृति देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जितना भी इस स्लाइड के माध्यम से हम देखेंगे सभी क्या है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट बना सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, आपको उसमें इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है साथियों। पूरी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है साथियों, एक अर्जित संपत्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है जिसे प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है। अब जैसे अगर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे भाषा का बोलने के लिए, जैसे बच्चा जब सीखता है तो उसका टूटा फूटा पहले बोलना सीखेगा, है ना। धीरे धीरे उसकी जो बोलने की दक्षता है उसमें परिपूर्ण होते जाता है। तो क्या है, अगर हम जितना ज्यादा भाषा का प्रयोग करेंगे हम भाषा में उतना ही निपुणता प्राप्त करते जाएंगे। और आदान प्रदान के द्वारा इसका विस्तार होता है, अर्थात यह पैतृक नहीं है। जो मतलब भाषा है ये हमारे माता पिता से, मतलब जैसे क्या बोलना चाहिए, संपत्ति के रूप में हमको नहीं मिलता है ना। अगर कोई बच्चा है हिंदी बोलने वाला परिवार से है, अगर उसको जैसे बच्चा को पैदा होता है और उसको ऐसे माहौल में रख दिया जाए जहाँ इंग्लिश बोला जाता है ना, तो वह इंग्लिश को अर्जित कर लेगा, है ना। और ये क्या है, मतलब पैतृक नहीं है, मतलब कि ये मम्मी पापा की संपत्ति नहीं है कि हमको जन्म से ही मिल जाएगा। उसको हमको सीखना पड़ता है, मतलब अर्जन करना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है ना। भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा किससे सीखी जाती है, अनुकरण से, है ना, मतलब अभ्यास से। हम सुन सुन करके, अभ्यास कर करके भाषा को सीख जाते हैं। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है, अर्थात यह परिवर्तनशील होती है। अब जैसे भाषा कैसे परिवर्तनशील है, जैसे आज हम बोलचाल की भाषा में, मतलब कि जैसे बोलना चाहिए कि
भाषा में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता जाता है। अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो पहले दूध को दुग्ध बोला जाता था, है ना। फिर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हो गया। हिंदी में आप पढ़े होंगे तत्सम से तद्भव कैसे बनता है ना। वही सारी चीजें हैं। और जैसे आज की डेट में हम जो फिल्म होता है, फिल्म को पहले मूवी, आज के डेट में मूवी बोलते हैं, पिक्चर बोलते हैं, फिल्म, है ना। यही सब चलचित्र हिंदी में बोलते हैं। चलचित्र से मतलब कि पिक्चर आ गया, पिक्चर से फिर फिल्म, फिल्म ऐसे करके इसमें भाषा में परिवर्तन होते जाता है ना। कुछ ना कुछ नए शब्द जो डिक्शनरी रहता है उसमें हमेशा नए शब्द ऐड होते रहते हैं, और जैसे जो जो जरूरत नहीं रहता है उस शब्द को हर साल नए नए शब्द जुड़ते और निकलते रहते हैं ना। वही है कि भाषा हमेशा क्या है, परिवर्तनशील रहता है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है जिसके उसके स्वरूप का पता चलता है, जैसे ध्वनि का रूप, वाक्य, तत्व का अर्थ, तत्व वर्णमाला, तत्व शब्द, रूप, वाक्य संरचना, सार्थक प्रयोग, है ना। ये सबको याद रखिएगा। और क्या है अगला देखते हैं, भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होता है। मतलब भाषा का कठिनता से सरलता की ओर होता है ना। जब सीखने के लिए अगर हमको हिंदी है ना, अगर मान के चलिए अगर मेरे को इंग्लिश सीखना हो तो इंग्लिश सीखने में मेरे को बहुत कठिनाई होगा। अगर मैं धीरे धीरे अभ्यास करता रहूंगा, सीखते रहूंगा, फिर धीरे धीरे वो मेरे को सरल लगने लगेगा। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी क्या है, देवनागरी, अंग्रेजी क्या है, रोमन, और उर्दू क्या है, फारसी है ना। और भाषा की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, साथ ही भाषा का सीमा बद्धता होती है ना। अब अगला देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया। ये टॉपिक देखते हैं, भाषा अर्जन की प्रक्रिया। अर्जन का अर्थ क्या होता है, अर्जन करना। किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है, तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति है ना। भाषा को हम अर्जित कर लेते हैं उसको, मतलब भाषा को सीखने के लिए हम जब छोटे रहते हैं, छोटा बच्चा रहता है तो उसको हम रूल रेगुलेशन के बारे में हमको पता नहीं रहता कि हम उसको उसकी मम्मी किताब पकड़ा दी कि तुम भाषा सीखो, है ना, ऐसे करके कुछ उसमें नहीं रहता है। वो सुन सुन करके अपने आसपास के माहौल में, घर परिवार में जैसा भाषा बोली बोला जाता है, बच्चा उसको अर्जित कर लेता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, बालक अपने चारों ओर के वातावरण से में जिस प्रकार लोगों से बोलते हुए सुनता है वह एवं लिखते हुए देखता है, उससे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है। अर्थात भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, जो वही अभी जो मैं समझाया। घर परिवार में जैसा भी भाषा बोली बोला जाएगा, बच्चा उससे देख देख करके, सुन सुन करके, देख लिख करके वो धीरे धीरे अनुकरण करता है और भाषा को वो अर्जन करते जाता है, ठीक है ना। भाषी योग्यता एक कौशल है जिसमें अर्जित किया जाता है। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है, जो मातृभाषा होता है, जिसके घर में जो मातृभाषा होगी, बालक क्या है, अर्जन के रूप में पहले अपनी मातृभाषा को सीखेगा, है ना, जो उसकी मातृभाषा होती है, ठीक है ना। चॉम्स्की के अनुसार देख लेते हैं, चॉम्स्की के अनुसार क्या बोला है इन्होंने, बच्चे भाषा को अपने वातावरण से अर्जित करते हैं और उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन की क्या होती है, युक्ति होती है, जो जिसको एलईडी बोला जाता है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोला जाता है, ठीक है। भाषा अर्जन का एक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा सीखने वाली समानता इस बात से अनिभज्ञ होता है कि जो भी भाषा सीख रहे हैं, है ना, ये उसको पता नहीं रहता कि हम भाषा सीख रहे हैं। वो टूटी फूटी मतलब बोलते बोलते, सुन सुन करके वो कब भाषा सीख जाएगा उसको खुद को पता नहीं चलेगा, है ना। अब भाषा अर्जन का मतलब है भाषा का अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना। इसका मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से, अनौपचारिक रूप से सीखने का क्या है कि इसमें कोई नियम कानून नहीं होता है कि उसके घर वाले उसको किताब पकड़ा दिए हैं कि उसके मतलब पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं बचपन से ही, है ना। जो 2-3 साल का बच्चा जब बोलना सीखता है तो उसको हम थोड़ी ना सिखाते हैं जी की का मात्रा है कि का मात्रा है। अगर वो बोलेगा, जैसे सुनेगा कि मम्मी मेरे को खाना दो, मम्मी पानी दो, तो क्या है एकदम सटीक बोलेगा, है ना। इसको सीखने के लिए उसको मतलब किसी ग्रामर का, व्याकरण का जरूरत नहीं पड़ा है कि कैसे कैसे उसको सिखाए। उसके मम्मी लोग नहीं सिखाते हैं किताब उताब पकड़ करके, उसके पापा लोग की इसमें का मात्रा है, इसमें आ की मात्रा है ना, ये मात्रा ऐसे लगती है, ऐसे लगती है, उसमें कोई सिखाता नहीं है। अर्जन का वही मतलब है कि इसमें औपचारिक, अप्रत्यक्ष और अनौपचारिक रूप से और स्वाभाविक रूप से भाषा को सीख जाता है, ठीक है साथियों।
अगला देख लेते हैं, भाषा अधिगम की प्रक्रिया क्या है ना। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है साथियों? तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। याद रखिएगा इसको, अधिगम का अर्थ होता है कि सीखना। अधिगम मतलब शुद्ध बाल विकास की भाषा में है, किताबी भाषा में, और उसको हम अपनी जो बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? सीखना बोलते हैं। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाता है लोग। और गेट्स के अनुसार देख लेते हैं क्या होता है। अनवर द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही क्या है? अधिगम है। क्या है कि व्यक्ति जो अपने व्यवहार में जो भी परिवर्तन लाता है वही क्या है? अधिगम है ना। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। जो क्रो और क्रो का क्या है कि सीखना क्या है? अपनी आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन करना है ना। क्या है कि अधिगम कहलाता है या अर्जन कहलाता है ना, सीखना कहलाता है। और पावलोव के अनुसार क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही क्या है? अधिगम है ना। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। क्या रहता है? अधिगम क्या है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम अधिगम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है ना। अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता, हम जितना ज्यादा सीखेंगे हमारे अंदर उतनी मैच्योरिटी आती जाएगी, परिपक्वता आते जाएगा, हमारी समझ जो है वो विकसित होते जाएगा। वुडवर्थ के अनुसार क्या? सीखना विकास की ही प्रक्रिया है। जो सीखना है वो विकास की ही प्रक्रिया है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करता है ना। सीखना क्या है? अनुभव द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है, ठीक है साथी। और इसकी विशेषताएं देख लेते हैं साथियों। विशेषताएं क्या क्या है? ये जितने टर्म लिखे हो साथी बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन फंसना है ना। जो भी क्वेश्चन बनेगा इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, या अगर आपको नोट नहीं भी बनाना है तो हमारे टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइएगा। इसका जो पूरी पीडीएफ है साथियों आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, है ना। सीखने की प्रक्रिया क्या है? आजीवन चलती रहती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जो सीखना है अधिगम है, इसका जो बहुत बड़ी विशेषता है, ये आजीवन चलता रहता है। जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक यह सीखता रहता है ना। सीखना क्या है? परिवर्तन। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। व्यक्ति जैसे जैसे सीखेगा, अनुभव करेगा और अपने व्यवहार और अपने विचारों में और अपनी सोच में वैसे ही परिवर्तन करते जाता है। सीखना क्या है? सीखना अनुकूलन है। सीख कर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है ना। व्यक्ति क्या है? सीखना क्या? अनुकूलन है ना। व्यक्ति सीख करके नई परिस्थितियों से में अपने आप को अनुकूल कर लेता है ना। जो सीखा रहेगा, जब उसके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उसको जो सीखा हुआ ज्ञान है उसमें अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। सीखना क्या है? सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है ना। सभी जीव जंतु सीखते हैं। सीखना क्या? सार्वभौमिक है या यूनिवर्सल है ना। सीखना अनुभव का संगठन है। सीखना नए पुराने अनुभव का एक संगठन है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होता है। जो सीखना होता है व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक दोनों। व्यक्तिगत मतलब कि अपने स्वयं से भी कुछ सीखेगा और समाज के द्वारा भी सीखेगा, है ना। भाषा अधिगमन में भाषा का औपचारिक ज्ञान, प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल होता है, ठीक है साथियों। अगला टॉपिक देखते हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, है ना। इसको देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। इसमें क्या है? अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत है ना। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। अगर मतलब भाषा अगर कोई सीख रहा है ना भाषा, तो उस पाठ्यक्रम के संबंध में, है ना, उसके प्रति क्या होना चाहिए? रुचि उत्पन्न होना चाहिए। अगर हमारा रुचि नहीं है, अगर मैं इंग्लिश भाषा सीखने जाता हूँ और अगर इंग्लिश भाषा सीखने के प्रति क्या है, मेरा रुचि नहीं है ना, अभिप्रेरणा नहीं है ना, मोटिवेशन अगर मेरे को नहीं है, तो मैं उस भाषा को नहीं सीख सकता। तो वही चीज है कि उसको भाषा को सीखने के लिए हमें खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा, है ना। शिक्षण प्रणाली का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार ही किया जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर जो वो सीख रहा है बच्चा और उसके सीखने के मतलब उसके जो मन है ना, जो मोटिवेशन है, जो उसका चुनाव करता है और उसमें अगर बच्चे को वो चीज रुचिपूर्ण है, उसको अच्छा लगता है, तो उसको जो सीखेगा वो सुचारू रूप से मतलब अनुरूप ही जो उसकी आवश्यकता है उसके अनुरूप उसको सीख सकता है, ठीक है ना। क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, है ना।
क्रियाशीलता का सिद्धांत, बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। अगर बालक को हम मतलब कि क्या बोलना चाहिए, व्याख्या विधि के माध्यम से अगर हम बता दें तो बच्चे को क्या समझ में नहीं आएगा। अगर उसी जो सीख रहा है अगर उसको प्रैक्टिकल के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उसको प्रत्यक्ष रूप से सिखाएंगे, है ना, तो क्या है, बच्चा उसको सीखने में मतलब रुचि भी रखेगा, उसको आनंद भी आएगा और बच्चे को सीखने का मजा भी आएगा, है ना। क्या यह प्रमुख शिक्षा शास्त्री ने जैसे फ्रोवेल, डेविल, मॉन्टेसरी इस सिद्धांत पर बल दिया है ना। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सशक्त क्रियाशीलता रहना आवश्यक है। इसमें जो है छात्रों की अध्यापन में या अध्ययन में रुचि बढ़ती है, जैसे कि प्रश्न पूछना एवं मौखिक व लिखित कार्य करवाना। ठीक है साथियों, अगला देख लेते हैं अभ्यास का सिद्धांत, है ना, थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है प्रैक्टिस, अभ्यास। ये सिद्धांत क्या बताता है, इसके अनुसार व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है। अभ्यास क्या है कि बार बार किसी भी चीज को अगर बच्चा करता है तो उसको जल्दी ही सीख जाता है ना। एवं जिस क्रिया को बहुत समय तक नहीं करता है उसे भूल जाता है। अगर आज जो बच्चा सीखा है अगर उसको वह अभ्यास नहीं करेगा, है ना, तो कुछ समय के बाद वह बच्चा जो है जो सीखा हुआ है उसको भूल जाएगा। अतः भाषा के शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए नए शब्दों को बोलने का अभ्यास कराते रहना चाहिए। ठीक है साथियों, अगला देख लेते हैं समन्वयन का सिद्धांत। ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्धांत सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिसमें उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो। अतः शिक्षकों पाठ पढ़ाते समय उसे छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्र शीघ्र ही सीख सकते हैं। अब जैसे मनोवैज्ञानिक का सिद्ध किया हुआ है कि बच्चे को अगर हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, है ना, अगर जैसे मेरे को जल के बारे में पढ़ाना हो तो जल के बारे में बच्चा जो जो जानता है उसका क्या उपयोग है ना, कहाँ कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, हम उसको कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं ना, ये सारी चीजें पहले बच्चे से क्या है कि उसकी रुचि बढ़ाने के लिए हमको पूछना मतलब प्रश्न करेंगे कि अब जैसे बच्चे को अगर पढ़ाना है तो बच्चे को उसके जो वास्तविक जीवन है ना, जो उसके घर में जो भी दिनचर्या है बच्चे का, उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, है ना। तो अगर हम उसके दैनिक जीवन से अगर जोड़ के प्रयास करेंगे पढ़ाने का तो बच्चा क्या है इंटरेस्ट भी लगेगा, उसका मन भी लगेगा और बच्चा उस चीज को सीखने का थोड़ा सा इच्छुक भी रहेगा ना। वही चीज बोलना चाह रहा है। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, है ना। प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये तो स्वाभाविक है कि एक बच्चे की जो मानसिक विस्तार है, जो सोचने समझने की जो दायरा हर बच्चे का जो अलग अलग होता है ना, बुद्धि क्षमता जो है हर बच्चे की अलग अलग होती है। कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। जो कक्षा है हर व्यक्ति मतलब हर बालक का जो उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण को कराना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनका निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई बच्चा होशियार है तो जल्दी सीख जाएगा, अगर किसी बच्चे की जो कैचिंग पावर है वो अगर कम है तो बच्चे को धीरे धीरे समझ में आएगी। तो हमको क्या करना है कि जिसको समझ में आता है तो ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आता है उसको भी साथ में ले करके हमको हम टीचर हैं तो हमको हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हम बच्चे को मतलब सभी के समावेशी शिक्षा का क्या है कि पालन करते हुए उसका हम जो कमजोर बालक है उसको भी ध्यान में रखकर जो भी हम प्रशिक्षण दे रहे हैं या सिखा रहे हैं उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं क्रम का सिद्धांत, है ना। क्रम का सिद्धांत क्या कहता है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी कौशलों में निपुण कराना चाहिए, जैसे कि वाचन कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। ये जो 4 कौशल है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आगे भी अपन देखेंगे, है ना। इन सभी कौशलों का समुच्चय ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। सभी कौशलों को सिखाने का क्रम सही होना चाहिए, अर्थात इन्हें क्रम से ही लिख सिखाना चाहिए। इसका क्रम क्या होता है, क्रम देख लेते हैं, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। ठीक है साथियों, अगला देख लेते हैं अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत क्या बोलता है कि थ्योरी ऑफ अनुकरण, इमिटेशन, है ना। बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं। बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर एवं गति आदि का अनुकरण करके वैसे ही सीखने का प्रयत्न करते हैं।
अतः शिक्षकों को स्वयं अपनी उच्चारण, बोलने की गति, लेखन शुद्ध तथा स्वच्छ रखनी चाहिए। अब जैसे कि जो बालक है वो अपने टीचर का ही क्या करता है, अनुकरण करता है। जैसे वो बोलेगा वही भाषा शैली, लिखने का है ना, लिखने का, पढ़ाने का जो स्वर है, लय है, अगर आप बच्चे से प्यार से बात करेंगे, प्यार से बताने का प्रयास करेंगे तो बच्चा भी उस चीज़ को वैसे ही सीखेगा। अगर आप गुस्सैले टाइप से बोलेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और बच्चे को है ना डांटेंगे पीटेंगे तो बच्चे का जो स्वभाव है वो भी उसी के जैसे गुस्सैले टाइप में हो जाएगा, है ना। तो जो हम शिक्षा को क्या है, स्वयं के उच्चारण, शब्दों को बोलने की गति, लेखन शुद्ध और स्वच्छ रखना चाहिए, वही चीज़ है। अब अगला देख लेते हैं शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, है ना। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत देख लेते हैं। भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र हैं जिस शिक्षक को भाषा शिक्षक के दौरान इन सूत्रों का ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षण कार्य कराना चाहिए, इससे छात्रों को सीखने में आसानी होती है, शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है। जो शिक्षण सूत्र होता है उसको हमको पता होना चाहिए, है ना, कि हमको कैसे शिक्षण कराना है, ठीक है ना। अब जैसे शिक्षण सूत्र देख लेते हैं, क्या क्या शिक्षण सूत्र है ना। क्या है, पहले सरल चीज, सरल से क्या जाना चाहिए, सरल से कठिन। अब जैसे बच्चा क्या है कि अगर मेरे को जल के बारे में बताना है तो पहले जो सरल चीजें हैं तो सरल से पहले सरल चीजें बताऊंगा, इसके बाद मैं कठिनता की तरफ जाऊंगा, है ना। अब जैसे मैं डायरेक्ट अगर जल से डायरेक्ट बर्फ बना दूं और उसको भाप के पढ़ाऊं, है ना, जल के बारे में ना पढ़ाऊं और भाप के बारे में पढ़ाऊं और बर्फ के बारे में पढ़ाऊं तो बच्चा उस चीज को समझ नहीं पाएगा। जो चीज को बच्चा पहले जान रहा है उस चीज को पहले पढ़ाना है, सरल से कठिन की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, है ना। अब जैसे जल, जल के बारे में बच्चा कभी नहीं सुना, है ना। अब जैसे घर में पानी बोलते हैं, पानी बोलते हैं ना, जल का पर्यायवाची है तो पानी बोलेंगे, बच्चा जानता है कि नहीं जानता है, फिर धीरे धीरे जो चीज जान रहा है उसको अज्ञात की तरफ ले जाना, है ना। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त मतलब कि बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना और अमूर्त मतलब क्या हो जाएगा, बच्चे को कल्पनाशील में ले जाना। तो पहले क्या है, मूर्त चीजें दिखाएंगे, है ना, कि ये चाक है, डस्टर है, पानी है, खाना है, चावल है, फूल है, पत्ती है, जड़ है, पेड़ है, पौधा है, ये क्या है, हमारी मूर्त चीजें। अब जैसे कि हम अमूर्त में कैसे ले जाएंगे, कि जो कल्पनाशील में हो जाता है ना, जो हमारी सोच पे डिपेंड करता है। और विशिष्ट से सामान्य की तरफ हो जाएगा, है ना। विशिष्ट चीजें पहले बताएंगे फिर सामान्य चीजें, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ और आगमन से निगमन की तरफ, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, और विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ, ठीक है। ये शिक्षण सूत्र साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। और बाल केंद्रिता का सिद्धांत, है ना, इसको देख लेते हैं। भाषा शिक्षण के समय एक शिक्षक को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है और बालक की क्षमता के रूप स्तर आदि का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य कराना चाहिए। मतलब क्या है कि बालक केंद्र होना चाहिए। सबसे पहले हमारा अगर हम किसी चीज को पढ़ा रहे हैं तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि कुछ भी चीजों जो हम पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक केंद्र नहीं होना चाहिए, वो बाल केंद्र होना चाहिए। मतलब कि शिक्षण केंद्र बालक है ना। शिक्षण का जो केंद्र है, जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, हमारा जो केंद्र है वो बालक है, बाकी उसके बाद है ना। अगला देख लेते हैं भाषा विकास। भाषा विकास में सुनने बोलने की भूमिका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी देखते हैं। आज जो है हम हिंदी का पेडालॉजी पूरा एंड कर देंगे, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म पॉइंट है और ये सारी चीजें अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो आपका हिंदी पेडालॉजी से नंबर कटने की मतलब पूरी की पूरी संभावना है। और इस पेडालॉजी से ही क्वेश्चन बनता है ना। जितना मैं कोशिश किया हूँ कि कोई भी पॉइंट ना छूटने पाए, ठीक है साथियों। वीडियो, आज की वीडियो जो है साथियों लंबा हो सकती है ना, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपको बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट, आप किसी भी टेट का एग्जाम देते हैं, आपको सभी एग्जामों में जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है उसमें ये जो वीडियो है आपका बहुत ही हेल्प करेगा, है ना। भाषा विकास में सुनने तथा बोलने का विशेष महत्व है ना। क्या है, भाषा विकास में क्या है, सुनेंगे बोलेंगे तभी तो हम सीखेंगे, है ना। तो उसका विशेष महत्व है। सुनने और बोलने की क्रिया एक साथ चलती है। जब हम बच्चों को के सामने कुछ बोलते हैं तो वे सुनते भी हैं। अब क्या, सुनने और बोलने, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, है ना, तो बोलने से क्या, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो बच्चा तो बोलेगा ही, प्लस वो सुन भी तो रहा है ना उस चीज को। अगर वो सुनता है तो मन में बोलता भी उस चीज को, ठीक है ना। वही चीज समझा रहा है ये। अगला देखते हैं कि भाषा विकास में सुनने की भूमिका क्या होती है। जो एक एक पॉइंट को अपन कवर करेंगे साथियों, है ना, कोई भी मिस नहीं करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। इस चीज को अगर आप समझ गए, थ्योरी ज्ञान अगर आप समझ गए हो तो क्या है कि जो क्वेश्चन है कितना भी घुमा के पूछेगा एग्जामिनर, अगर कैसे भी क्वेश्चन बनेगा, अगर आपको थ्योरी नॉलेज अच्छे से है तो आप उसमें नंबर
ले ही लाओगे, है ना। आपका जो क्वेश्चन है वो गलत कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं क्या है। मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। जो भाषा सीखने की प्रवृत्ति है बच्चों में क्या है, मनुष्य के अंदर स्वाभाविक होती है, जन्मजात होती है ना। बच्चे शैशवावस्था में अनुकरण के द्वारा अपने माता पिता तथा अन्य सदस्यों में ध्वनि ग्रहण करते हैं, सुनते हैं। सुनने को श्रवण कौशल कहा जाता है। तो जो भाषा बच्चा छोटा रहता है, जो सुनते रहता है, उसको श्रवण कौशल कहा जाता है। सुनते सुनते बच्चे क्या है, बोलना चाहते हैं, है ना, बोलना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। और सुनना भाषा विकास का प्रथम चरण है ना। तो इसको याद रखिएगा कि जो सुनना है वो भाषा विकास का प्रथम चरण है, इंपॉर्टेंट है ना। जो भाषा विकास का प्रथम चरण क्या हो जाता है, सुनना हो जाता है। सुनना भाषा विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसकी भूमिका निम्न रूप से हम समझ सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं, इसमें जो पॉइंट है ये सब इंपॉर्टेंट है ना। शुद्ध उच्चारण करने में, इसके माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधित अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। शुद्ध उच्चारण, अब क्या है, बच्चा जो तोतला करके, छोटे उम्र में तोतला करके बोलते हैं, और सुनते सुनते क्या है कि जैसे जैसे उसका जो कौशल विकास है, मतलब बोलने का कौशल विकास है, सॉरी कौशल विकास बोल रहा हूँ, जो बोलने की उसकी क्षमता है ना, वो क्या है, अपने उच्चारण में धीरे धीरे उसको विकास करते जाता है। सुन सुन करके वो शुद्ध उच्चारण करने सीख जाता है। और जो भी मतलब बोलने से संबंधित अशुद्धियां होती हैं, जो गलतियां होता है, वो बच्चा उसको सुन सुन करके सुधारता है और उसको सीख जाता है, ठीक है ना। सोने से पहले बच्चे में अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित होता है। सुनना ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है। ग्रहण कौशल याद रखिएगा ना, सुनना किसके अंतर्गत आता है, ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है। और शब्द भंडारण में वृद्धि, सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्दकोश में वृद्धि होती है। जितना ज्यादा बालक सुनेगा, उसके जो दिमाग है ना, लेफ्ट ब्रेन है, जो लैंग्वेज से संबंधित होता है, उसमें क्या होता है कि शब्दकोश उसका क्या होता है, भंडारित होते जाता है। जितने ज्यादा सुनेगा, प्रयास करेगा, है ना, जितना ज्यादा शब्दों का वो उच्चारण करता है, सुनता है, तो उसके दिमाग में उतने ही ज्यादा शब्द भंडारण की वृद्धि बढ़ती जाती है, भाषा विकास का उसमें वृद्धि होते जाता है। ध्वनि का विभेदीकरण करने में, है ना, सुनना भाइयों के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्तर के उतार चढ़ाव को भी सीखता है ना। छात्रों में भाषा के सीखने व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करता है। सुनना अन्य भाषा कौशल के विकास में बहुत ही सहायक होता है, जो जैसे कि वचन कौशल, लेखन कौशल और के विकास में, है ना। दूसरों की अभिव्यक्तियों को ग्रहण करने में सुनने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक दूसरे के भाव, विचारों, अनुभव जैसे अभिव्यक्तियों का ग्रहण करता है और यह अभिव्यक्ति या उनके अन्य कौशलों का भी विकास करता है। सुनने के साथ साथ उसका श्रवण कौशल, लेखन कौशल, ये सारी चीजों में क्या है, उसका विकास करने में सहायक होती है, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं, व्यक्ति अभिव्यक्ति या उसके अन्य कौशलों का विकास भी करती है। विद्यालय में बच्चों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उन्हें कहानी, कविताएं, विभिन्न घटनाओं को सुनाया जाना चाहिए। यदि सुनाने की गतिविधि उद्देश्यपूर्ण एवं रोचक और उपयोगी हो तो छात्र अधिक ध्यान केंद्रित करके सुनेगा। अब जैसे हम बच्चे को उसके शब्द भंडार को अगर भरना है, बच्चे के दिमाग में, है ना, शब्दों का विकास अगर करना है, तो बच्चे को क्या है कि कविता सुनाओ, कहानी सुनाओ। ऐसे कविता कहानी सुनानी चाहिए या घटनाओं के बारे में सुनाना चाहिए जिसको सुनने से, है ना, बच्चे के लिए मतलब रुचिपूर्ण हो, है ना, और उसके लिए उपयोगी हो। तो अगर उसको पसंद आएगा, कहानी कविता अगर पसंद आएगा, है ना, उसको समझ में आएगा कि मजा आ रहा है बच्चे को, तो उस कहानी को बच्चा एकदम ध्यान से केंद्रित होकर के सुनेगा। और जो कहानी बचपन में सुनेगा वो लॉन्ग टाइम तक उसको याद भी रहेगा, है ना। जैसे हम अपने बचपन में क्या थे, खरगोश और किसका, खरगोश का और कछुए का जो रेस वाला था, है ना, दौड़ वाला कहानी सुनाए थे, तो आज तक हमको याद है ना। अगला देखते हैं कि भाषा विकास में बोलने की भूमिका। हमने क्या किया था कि पहले अपन क्या देखे थे कि भाषा विकास में सुनने की क्या भूमिका होती है, ये देखे थे। अब क्या है
कि भाषा विकास में बोलने की क्या भूमिका है ना। हम एक एक पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे साथियों, ठीक है ना, क्योंकि हर एक पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप थ्योरी को अच्छे से अगर समझ लिए तो आपके लिए फिर मतलब पास करना, पेडोलॉजी में नंबर ला पाना एकदम आसान हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है, हिंदी पेडोलॉजी में नंबर नहीं आ पाता है। आपको आप थ्योरी नॉलेज को अच्छे से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, और आप डायरेक्ट एमसीक्यू लगाने चले जाते हैं, है ना। तो अगर आपको थ्योरिकल नॉलेज रहेगा तो एक एक पॉइंट अगर आपको क्लियर रहेगा, है ना, थ्योरी का, तो आपका जो ऑप्शनल वाला है वो इससे बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है ना, जो वही चीज बताया मैं। और बच्चे शैशवावस्था में अनुकरण द्वारा अपने माता पिता तथा अन्य सदस्यों से करने ध्वनि ग्रहण करते हैं, और सुनने को श्रवण कौशल कहा जाता है। श्रवण कौशल मतलब सुनने को क्या कहा जाता है, श्रवण कौशल कहा जाता है। याद रखिएगा, सुनने से संबंधित अगर आया तो श्रवण कौशल कहलाता है। सुनते सुनते बच्चे भूलना चाहते हैं। सुनना सुनना भाषा का विकास का प्रथम चरण है, पहले बता दिया था। सुनना भाषा विकास का महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इस भूमिका को निम्न रूप से हम समझ सकते हैं ना, जो मैं अभी ऊपर में बताया था वही सारी चीजें हैं, ठीक है साथियों। अच्छा, रिपीट हो गया है, अच्छा सॉरी, और रिपीट हो गया, टाइपिंग में रिपीट हुआ है साथियों। यहाँ से देखते हैं ना, भाषा विकास में बोलने की भूमिका। तो बोलने का भाषा विकास का दूसरा चरण है ना, जो है बोलना, जो है भाषा विकास का क्या है, दूसरा चरण है। बोलने की आवश्यकता जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में होती है। बोलना भाषा का ही एक रूप है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है ना। अब बोलना कितना महत्वपूर्ण है आप जान ही रहे हो। भाषा एवं विचार बोलने की आवश्यक तत्व है। जब हम किसी के सामने अपने भावों तथा विचारों को किस रूप से प्रकट या अभिव्यक्त करते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, बोलना कहलाती है। हम जब अपने हाव भाव विचारों को जब दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो ये है जो हमारा क्या है, बोलने की क्रिया कहलाता है, ठीक है। अब इसका क्या देख लेते हैं, महत्व और भूमिका देख लेते हैं, क्या है ना। बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में बोलने का बहुत अधिक महत्व होता है। इसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियों की जांच करता है तथा शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकता है। मतलब बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में जो बोलने का जो होता है बहुत ही महत्व होता है। इसके माध्यम से क्या है, शिक्षक अपना जो भी भाषा संबंधित त्रुटियां होती है उसको जांच कर लेता है कि बच्चा कहाँ पर उदाहरण मतलब कि किस शब्द को कैसे उच्चारण कर रहा है और इसमें क्या गलतियां कर रहा है ना। तो जो शिक्षक होता है उसको मतलब माप लेता है और उसको सही उच्चारण करने के लिए बोलता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, भाषा विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करना। बोलने के माध्यम से एक बालक अपने भाव विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करता है, जिससे उसमें अपने भाषा विकास होता है ना। बालक को बोलने से शब्द ध्वनि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। बोलने की गति का उतार चढ़ाव आदि भी सीख जाता है कि हम कैसे शब्द को बोलते हैं, कैसे उसमें उतार चढ़ाव लाता है। ये बोलते बोलते बच्चा जो है शब्द ध्वनि के रूप में धीरे धीरे सीख जाता है, ठीक है ना। बच्चों की झिझक समाप्त करने में बोलने की प्रक्रिया द्वारा बच्चे की जो झिझक होती है उसको दूर किया जा सकता है ना, और यह भाषा विकास में भी सहायक होता है। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या है, उनको आता तो है लेकिन जो झिझक रहती है, जो डर रहती है अंदर में, बच्चे क्या क्लास में देखे होंगे बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं है ना, बोलते नहीं है तो उनके अंदर डर रहता है, झिझक रहता है। जो ये जो बोलने की प्रक्रिया है अगर उसको बार बार हम अभ्यास करेंगे तो जो झिझक रहता है वो भी धीरे धीरे क्या है, खत्म होते जाता है ना, और उसके भाषा विकास में वृद्धि होता है, ठीक है साथियों। अगला देख लेते हैं, विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में, ठीक है ना। तो भाषा विकास में बोलने का विशेष महत्व होता है। बालक के बोलने की क्षमता ही उसे विद्यालय आधारित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि भाषण, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी आदि में भूमिका निभाने में प्रेरित करती है। अब जैसे विद्यालय में कभी 26 जनवरी हो रहा है या कोई प्रोग्राम हो रहा है, 15 अगस्त हो रहा है, तो उसमें क्या है, बच्चे को बोलने का क्षमता अगर विकसित है ना, ये वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि हम उसको विभिन्न कार्यक्रमों में बोलने का मौका दें। भाषण हो गया, गाना हो गया, वाद विवाद हो गया, प्रश्नोत्तरी हो गया, है ना। इसमें क्या है कि भाषा को विकसित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है ना। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में बोलने का महत्व स्थान होता है। बोलने से भाषा
पर उसकी पकड़ और भी मजबूत होती है। बालक जो है जितना ज़्यादा भाषा बोलने का प्रयास करेगा उसकी जो है भाषा शैली में उतनी ही ज़्यादा पकड़ होती जाएगी। ठीक है साथियों, विद्यालय में बालकों के बोलने की शक्ति का विकास करने के लिए ये अवसर प्रदान करने चाहिए, जैसे कि कविता, भाषण, वाद विवाद, कहानी सुनना, अंताक्षरी, समूह विचार विमर्श। अब बच्चे को क्या है उसमें भाषा विकास की शक्ति को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए हमें जो बच्चों को है अवसर प्रदान करने चाहिए, है ना। कविता के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, कहानी कविता के माध्यम से, है ना, अंताक्षरी के माध्यम से, समूह विचार आदि के माध्यम से क्या है बच्चों को हमको मौका देना चाहिए, ताकि उसको बोलने का ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके। ठीक है ना। अब भाषा के क्या देख लेते हैं कार्य, भाषा के अब कार्य देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है ना। भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है। अगर भाषा ना हो तो हम क्या है, पशु के समान है। ठीक है ना। भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हम भाषा को हम जितने भी प्राणी है जगत में वो भाषा का, सभी जीव जंतु भी अपना भाषा का प्रयोग करते हैं। चिड़िया हो गया, कुत्ता हो गया, हर जानवर अपनी भाषा लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन जो मनुष्य है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है ना। मनुष्य के व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है ना। अब इसके कार्य देख लेते हैं, कार्य क्या क्या है ना। विचारों का आदान प्रदान महत्वपूर्ण साधन है। अब हम जब किसी से बात करते हैं तो हम अपनी भाषा का आदान प्रदान करते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। भाषा मानव का विकास का मूल आधार है। इसको देखते हैं। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता। अगर भाषा ना हो तो हम अपने मनुष्य का विचार कैसे कर सकता है जी, है ना। विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। अगर भाषा का आदान प्रदान ना हो, विचार ना हो, है ना, तो हम भाषा को मनुष्य एक दूसरे की भाषा को अगर नहीं समझेगा तो उसमें क्या है, ज्ञान की उन्नति नहीं होगी, विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं होगी। ठीक है ना। और भाषा मानव सभ्यता संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज में अपनी भाषा की प्रगति, वैसे वैसे सभ्यता और संस्कृति में विकास हुआ है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई, श्रेष्ठ साहित्य को भी सृजन हुआ है। तभी किसी जाति, समाज व राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का आकलन उसके साहित्य से किया जा सकता है। ठीक है साथियों, अगला देख लेते हैं। एम ए पाई के अनुसार क्या, भाषा की कहानी वास्तव में क्या है, सभ्यता की कहानी है। इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। और ज्ञान की प्राप्ति का प्रमुख साधन है। भाषा के माध्यम से पुरानी पीढ़ी के सामाजिक विरासत के रूप में अब तक का समस्त संक्षिप्त ज्ञान भावी पीढ़ी को सौंप दिया है ना। और यही क्रम निरंतर चलता रहता है। आज जो हम सीखे हैं, आने वाले जो हमारी जनरेशन है उसको हम ये चीज सिखाएंगे, है ना। वो ये सदियों से चलती आ रही है ना। क्या है, इससे भाषा स्थिरता बना हुआ। अगर हम किसी को अगर अपना ज्ञान ना दें तो बच्चा आगे कैसे सीखेगा, उसका जो संस्कृति है वहीं टूट जाएगा। ठीक है ना। भाषा राष्ट्र में एकता की भावना जागृत करने का कार्य करता है। समस्त राष्ट्र प्रशासन एवं संचालन का माध्यम भाषा का ही माध्यम से ही होता है। ठीक है ना साथियों। अब अगला देख लेते हैं। भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। इसको समझते हैं। इसमें क्या है, सीखने में कैसे उपयोग करेगा, भाषा को एक उपकरण के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, है ना। बच्चे भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं, है ना। हर कोई जो बच्चा है वो भाषा के माध्यम से सीखता है एवं सोचता है। और बच्चों के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। जो बच्चा जितनी जल्दी बोलना सीखता है वह उतनी ही जल्दी सोचता है। छोटा बच्चा जितना जल्दी बोलने के लिए सीखता है वो उसकी जो सोचने का है उतनी ही ज्यादा वो क्या करता है, बच्चा सोचता है। ठीक है ना साथियों। क्षमताओं का विकास करने में, अब बच्चे अपनी क्षमताओं का विकास भाषा के माध्यम से करते हैं। विभिन्न प्रकार के विचारों का आदान प्रदान के द्वारा विभिन्न क्षमताओं का विकास भाषा के रूप में ही करते हैं। ठीक है ना। अब मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में भी उपयोग होता है। बच्चे जो है भाषा के माध्यम से ही साहित्य द्वारा अपनी सभ्यता संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा उसे पहचान पाते हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं। भाषा से अपना बौद्धिक व मानसिक विचार में करने में, है ना, विकास करने में, भाषा से अपना बौद्धिक और मानसिक विकास करने में। इसको समझते हैं। विचारों के अभाव में मनुष्य का मानसिक विकास असंभव है। अगर भाषा ना हो, भाषा के अगर विचारों का अभाव हो तो वो अपनी मानसिक विकास कैसे कर सकता है, क्योंकि विचार और भाषा का अटूट संबंध होता है ना। विचारों से भाषा का जन्म होता है तथा भाषा विचारों के जन्म देती है। भौतिक व मानसिक विकास के लिए विचार साहित्य शक्ति की आवश्यकता
होती है। अगला देखते हैं, सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया करने में मानव जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। बालक भी समाज के व्यवहार तथा सामाजिक अंतःक्रिया भाषा के माध्यम से ही करता है। वह इसके द्वारा स्वयं को सामाजिक विकास करता है ना। अगला देख लेते हैं, अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या है। अब अधिगम जो है, सीखना जो है, इसका जो है व्याकरण में क्या भूमिका है इसको समझते हैं, ठीक है ना साथियों। मैं जितना इंपॉर्टेंट टर्म लिख रहा हूँ इतना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी को अच्छे से नोट बना के अगर प्रैक्टिस कर लिए साथियों, है ना, तो आपका जो है हिंदी सब्जेक्ट में तो नंबर नहीं कटेगा, 30 में 30 आप पूरा पूरा लेकर के आओगे, ठीक है ना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा साथियों, टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, है ना। भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए 4 कौशलों की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, जो 4 कौशल मैं बोल रहा हूँ, ये जो 4 कौशल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, ठीक है साथियों। अब इसको समझते हैं क्या है। शुद्ध भाषा सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान एवं प्रयोग आवश्यक है, जिसके लिए व्याकरण शिक्षण किया जाता है। व्याकरण का अर्थ एवं परिभाषा समझते हैं क्या होता है ना। डॉक्टर जैगर के अनुसार क्या है, प्रचलित भाषा संबंधित नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है ना। ट्विस्ट के अनुसार क्या है, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण तथा उसका शरीर विज्ञान है ना। ह्यूमन गिल्ड के अनुसार क्या है, भाषा के रूप में सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था ही क्या है, व्याकरण है। ये जो परिभाषा इंपॉर्टेंट है ना। अगला देखते हैं, व्याकरण की भूमिका देख लेते हैं, ठीक है ना। व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य संरचना की योग्यता का विकास करता है। शुद्ध रूप से लिखित तथा बोलने के कौशल का विकास करता है। ये जितने टर्म है सब याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है ना। विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने के लिए शक्ति का विकास करता है। विद्यार्थियों का शुद्ध उच्चारण की शिक्षा में प्रदान करता है ना। और व्याकरण से शुद्ध भाषा का प्रयोग सीखना तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करना। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देना। छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान व्याकरण से होता है। व्याकरण के बिना स्पष्ट और संचार असंभव है ना। व्याकरण विधियों को शुद्ध सुक्ति, लोकित्य, मुहावरों आदि का अर्थ निकालने के लिए योग्य बनाता है, ठीक है साथियों। अगला देख लेते हैं, व्याकरण के द्वारा संप्रेषण लेखन कौशल का विकास कैसे करता है, ठीक है ना। इसको देखते हैं। संप्रेषण तथा लेखन कौशल का विकास में व्याकरण की भूमिका का बहुत ही महत्व है। बिना व्याकरण के ज्ञान के संप्रेषण तथा लेखन कौशल का विकास संभव नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट है ये, है ना। संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण की क्या भूमिका है, अगला देखते हैं, इसके पॉइंट देख लेते हैं। यह बालक को ऐसी क्षमता विकास करने में सहायक है जिससे कि वे अपने भावों को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सके। बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायक होता है। इसके ज्ञान से बालक को ऐसी क्षमता का विकास होता है कि बालक प्रश्नों का उत्तर प्रवाह पूर्ण तरीके से दे सके। यह बच्चों में भाषा संबंधित अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक होता है। व्याकरण शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास करने में सहायक होता है। पूरा इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना, याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का क्या महत्व है, इसको समझते हैं। ये जो 5 पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट है ना। लेखन कौशल में व्याकरण का क्या महत्व है। व्याकरण ज्ञान से छात्र पढ़ी तथा सुनी हुई बातों को शुद्ध रूप से तथा विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए लेखन कौशल का विकास कर सकता है, ठीक है ना। और यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक होता है। तीसरा है, व्याकरण से छात्रों के विभिन्न नए नए शब्दों की समझ विकसित हो जाती है, जिनका प्रयोग करके भी अपने लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं ना। छात्रों का यह गद्य पद में अंतर समझा कर उनके लेखन कौशल का विकास करने में भी सहायक होता है। 5वां है, व्याकरण छात्रों के लेखन संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण क्रिया, प्रत्यक्ष उत्तर तथा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग के लिए लेखन कौशल में विकास करने में भी सहायक होता है, ठीक है साथियों। ये सबको याद रखिएगा, नोट बना लीजिएगा। भाषीय विविधता वाले कक्ष की चुनौतियां क्या होती है ना। अब इसको देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना।
भाषीय विविधता क्या होता है देख लेते हैं इसको। भाषीय विविधता को बहुभाषिकता भी कहा जाता है ना, बहुभाषिकता भी कहा जाता है। बहुभाषिकता भारत की संस्कृति का अभिअंग है। भारत एक बहुभाषी देश है, यहाँ 1000 से भी ज्यादा भाषा बोली जाती है ना। बहुभाषिकता मतलब हमारे देश में इतनी सारा भाषा बोला जाता है कि जैसे एक क्लासरूम में क्या है कि कोई छत्तीसगढ़ का बालक है, कोई एमपी का बालक है, उसकी मातृभाषा अलग है, एमपी की मातृभाषा अलग है, उड़ीसा की अलग मातृभाषा है, गुजरात की अलग मातृभाषा है ना। तो क्या है, एक दूसरे की जो बहुभाषिकता है ये वो संस्कृति के अपनी संस्कृति से जो सीख कर आए हैं वो एक हिस्सा है उसका, है ना। ये हमारे क्लासरूम में जब इतने सारे समाज के बच्चे रहेंगे तो हमारे साथ जो चुनौतियां आएंगी हम उसको कैसे फेस कर पाएंगे उसी के उसमें है ना साथियों। अब अगला देख लेते हैं। इतनी विविधता के बावजूद कई भाषा संस्कृति टच को भारत को एक ही भाषी क्षेत्र के रूप में बांधे हुए हैं। बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय सहायता प्रदान करती है। बहुभाषिकता जो होती है कक्ष में क्या है, सहायता प्रदान करती है। वो बाधा नहीं बनता है ना, बाधा नहीं बनता है, वो बाधित नहीं करता है, वो क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। एक दूसरे की भाषा संस्कृति को सीखने में सुविधा है ना, सहायता करता है, बाधा नहीं आता। अगर बाधा आएगी तो गलत हो जाएगा, है ना। अतः हमारी शिक्षा व्यवस्था को इसे दबाने के बजाय बनाए रखने और प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। हमें जो बहुभाषिकता है उसको क्लासरूम में क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। इस चीज को याद रखिएगा, प्रोत्साहन करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। इस बात को ध्यान रखते हुए त्रिभाषा सूत्र है ना, क्या त्रिभाषा सूत्र 1968 राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय शिक्षा आयोग में लागू किया गया था। त्रिभाषीय 1968 में है, ठीक है साथियों। 1968 में त्रिभाषी सूत्र का राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा आयोग में लागू हुआ था, ठीक है ना। और शिक्षण में बहुभाषिकता का लाभ और आवश्यकता क्या है इसको समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है साथियों। इसमें देख लेते हैं क्या है। बहुभाषिकता भारत के भाषा परिदृश्य का एक विशिष्ट लक्षण भी है। इसे कक्षा की कार्य नीति का हिस्सा बनाना रचनात्मक भाषा शिक्षा का कार्य होता है, ठीक है ना। अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से होने के कारण बच्चों के शब्दों में उनके उच्चारण में विभिन्नता पाई जाती है। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। अब हर संस्कृति के बच्चे अगर क्लासरूम में है तो उनकी जो बोलने की शैली रहेगी उसमें कुछ ना कुछ अलग मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो उसको हमको नकारना नहीं है, उसको क्या है, प्रोत्साहन देना है। हम बच्चे को उसकी मातृभाषा से ज्यादा हो सके हम उसको प्रमोट करें, है ना। तीसरा है, भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं का अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि अकादमिक स्तर पर भी जो भी रचनात्मक दिखाए जाते हैं, है ना, साथ ही उनमें सामाजिक और सहिष्णुता भी अधिक पाई जाती है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। द्विभाषी बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। यह विविध स्तर की परिस्थितियों से सूझने में कुशल होता है ना। द्विभाषी मतलब एक उसका मातृभाषा हो गया और एक जो हमारा विद्यालय भाषा हो गया, है ना, उसको बोला जा रहा है। अगला देख लेते हैं। इसमें स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी, अकादमिक उपलब्धि में सुधार, विद्यार्थियों के आत्मसम्मान में वृद्धि जैसे कई फायदे हैं, ठीक है ना। कक्ष में छात्रों द्वारा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने से छात्र अपने विचारों की सहजता में रख पाते हैं, जिससे शिक्षण अधिगमन की प्रक्रिया सुचारू हो जाती है, ठीक है ना। अपनी जो मातृभाषा है उसमें अगर बच्चा सीखेगा तो उसको अच्छा लगेगा, उसका रुचि लगेगा, मन लगेगा, है ना, वही चीज बोल रहा है। और कक्ष में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना संस्कृति आदान प्रदान का भी एक माध्यम है। विभिन्न भाषाओं का प्रयोग से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ ही दूसरे की मातृभाषा एवं संस्कृतियों का सम्मान करना भी सीखता है, ठीक है ना। अगला है, बहुभाषिकता बच्चों की आस्मिकता तथा निर्माण करती है। बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से यह पता चलता है कि द्विभाषी और बहुभाषी क्षमताओं का संज्ञानात्मक वृद्धि सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। इसीलिए भाषाओं को विद्यालयों में एक संसाधन के रूप में
प्रयोग किया जाना चाहिए। किसमें? द्विभाषा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है साथियों, याद रखिएगा इसको। अब भाषा जो बहुभाषिकता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं उसके बारे में देखते हैं ना। जितना मैं बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये जो थ्योरी है ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है ना। इसको समझते हैं क्या है ये। बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौतियां। अब बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए भाषा का नियंत्रण एवं इसमें कुशलता आवश्यक है, किंतु क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव में इसमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब क्या है कि हर क्षेत्रीय भाषाओं के बच्चे अगर कक्षा में हैं तो उनको समझने में और थोड़ा सा टीचर के लिए दिक्कत होगा, है ना। अब क्या है, छात्रों में भाषी कौशल का विकास करने की चुनौतियां। भाषाई विविधता के कारण छात्रों को वित्तीय भाषाओं कौशल के अधिगम, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होने के कारण भाषी कौशल पर भी इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है ना। अध्यापक को विभिन्न भाषा संबंधित ज्ञान की चुनौतियां। अब एक शिक्षक के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना कठिन है, जो बहुभाषी कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक समस्या के रूप में बन सकता है। और चौथा है भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव। अब क्या है, भाषा विविधता के कारण भाषा शिक्षण की एक समस्या है कि छात्रों में भाषा की प्रति रुचि तथा रुझान का अभाव पाया जाता है, जिस कारण भाषा शिक्षण का कार्य एवं अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ठीक है ना। अब जो समस्या है, अब जो कठिनाई आई, अब जब जो समस्या है उसका क्या समाधान क्या है उसको देख लेते हैं, हम क्या समाधान कर सकते हैं, है ना। तो भाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अध्यापक को समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए। अब जैसे कई है तो बच्चों की सबकी जो मातृभाषा है ना, जो क्षेत्रीय भाषा है उसको सबका सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे की भाषा को समझने का, है ना, एक अवसर मिलता है क्लासरूम में कि टीचर को भी समझ में आए और बच्चों को भी समझ में आए। और बच्चे स्कूल की भाषा और घर की भाषा एवं पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। स्कूल की भाषा है, घर की भाषा है और जो लोकल भाषा है उसमें, और एक टीचर की भाषा, उसमें क्या एक समरूपता होनी चाहिए। और बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक शिक्षा का प्राप्त कर सके, इसके लिए त्रिभाषा फार्मूला को उसके मूल भाव के साथ लागू किया जाना जरूरी है। बच्चों को प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, जिससे शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया सरल और छात्रों के लिए सहज हो सके, है ना। बच्चों की बहुभाषी कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को सदैव विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करनी चाहिए। शिक्षक को सभी छात्रों को सम्मान भाव से देखना चाहिए तथा सबकी भाषा और विचार की सम्मान करना चाहिए ना। सभी छात्रों का विश्व शिक्षण प्राप्त करने की प्रक्रिया को समान अवसर देना चाहिए, ताकि कोई भी छात्र अपने आप को कमजोर महसूस या कमजोर ना समझे। ठीक है साथियों। अब बच्चों में भाषा संबंधित क्या क्या त्रुटियां होती है इसको देखते हैं, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों में भाषा संबंधित बहुत सी त्रुटियां पाई जाती है, इन्हीं कारण से कुछ बच्चों कक्षा में पिछड़ जाते हैं तथा भाषा शिक्षण में कम रुचि लेने लगते हैं ना। बच्चों में भाषा संबंधित प्रमुख त्रुटियां इस प्रकार से पाई जाती है। उच्चारण संबंधित त्रुटियां। अब उच्चारण संबंधित त्रुटियां देख लेते हैं कि सीखने वाली भाषा के शब्दों का उच्चारण मानक भाषा से थोड़ा सा भिन्न होता है। मानक भाषा जैसे हमारा इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, है ना, इसीलिए बच्चे शब्द तथा अक्षरों का उच्चारण त्रुटि में करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ छात्र वा को बा बोलते हैं, सा को सा बोलते हैं, ढा को ढा बोलते हैं, अक्षरों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं व्याकरण संबंधित त्रुटियां। व्याकरण संबंधित त्रुटियां क्या है इसको समझते हैं। छात्र अक्सर द्वितीय भाषा सीखते समय व्याकरण संबंधित त्रुटियां करते हैं। व्याकरण अशुद्धियां में लिंग, वचन, कारक आदि सम्मिलित होते हैं। व्याकरण त्रुटियों से बचने के लिए व्याकरण के नियमों का सही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ठीक है ना। अब पठन संबंधित जो त्रुटियां होती है इसको देखते हैं। पठन संबंधित त्रुटियों में क्या है, यह कुछ छात्रों में पढ़ने संबंधित कठिनाइयां तथा त्रुटियां पाई जाती हैं, क्योंकि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में इनका कौशल पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया गया होता है ना, जिसके कारण उन्हें पढ़ने में कठिनाइयां आती है। दुनिया तेज पढ़ना, विराम चिन्हों की अपेक्षा संवादों की भावना अनुसार ना पढ़ पाना, अशुद्धियां, उच्चारण सही सुर तथा लय का प्रयोग न कर पाना आदि पठन संबंधित त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है साथियों। अगला देख लेते हैं लेखन संबंधित त्रुटियां क्या होती है। लेखन संबंधित त्रुटियां क्या है,
कि छात्रों में लेखन संबंधी त्रुटियां पाई जाती है, मात्राओं की अशुद्धियां, वर्णों को उचित आकार में न लिख पाना, उल्टे अक्षर लिखना, सिरों से रेखा न लगाना आदि लेखन की त्रुटियां कहलाती हैं। पांचवा देखते हैं कि शब्दावली संबंधित त्रुटियां है ना, छात्रों में शब्दावली संबंधित त्रुटियां भी पाई जाती हैं ना। अगला देखते हैं भाषागत त्रुटियों के प्रकार कितने हैं ना। तो भाषागत त्रुटियों के को दो श्रेणी में बांटा गया है, व्यक्तिगत मतलब व्यवस्थित त्रुटियां और अव्यवस्थित त्रुटियां। अब व्यवस्थित त्रुटियों को देखते हैं, ये क्या होता है, व्यवस्थित त्रुटियां है ना। इसका अभिप्राय भाषा व्यवहार की उन फूलों और अशुद्धियों से है जो किसी व्यक्ति के पारिवारिक और परिवेशगत संस्कारों से चलते उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की अशुद्धियां प्रायः स्थायी होती हैं, है ना, और इनका उपशमन कठिन होता है। इन अशुद्धियों में अनुचित उच्चारण और शब्दों के शुद्ध रूप का प्रयोग साधारण है। आमतौर पर इस प्रकार की अशुद्धियां किसी एक व्यक्ति के भाषा व्यवहार में ही न होकर उस परिवेश के सभी प्रयोक्ताओं में समान रूप से मौजूद होती है। शुद्ध भाषा परिवेश और कक्षा में औपचारिक भाषा शिक्षण इस प्रकार की भाषा त्रुटियों के संशोधन का एकमात्र उपाय है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं अव्यवस्थित त्रुटियां क्या है। इस प्रकार की त्रुटियां अशुद्धियां स्थायी न होकर तत्कालिक कारणों से होती हैं, है ना। इनके कारण में शीघ्रता, हार, बड़ाहट, क्रोध जैसे आवेग के प्रमुख हैं। इस प्रकार की त्रुटियां कभी भी एक समान नहीं होती, क्योंकि भाषा प्रयोक्ता सही भाषा की सही रूप में परिचित होता है। इस प्रकार की त्रुटियों से बचने का कोई सुनिश्चित उपाय नहीं है, क्योंकि इनके होने की कोई भी सुनिश्चित परिस्थितियां नहीं होती है ना। अब त्रुटियों का कारण देख लेते हैं। त्रुटियां का क्या क्या कारण है ना। मातृभाषा व्याघात, मातृभाषा व्याघात है ना। द्वितीयक भाषा सीखने वाले छात्रों पर मातृभाषा का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि शिक्षार्थी द्वितीयक भाषा की ध्वनि को अपनी पहली सीखी हुई भाषा की ध्वनि के संदर्भ में ग्रहण करता है ना। और लक्ष्य भाषा का संरचनात्मक जटिलता, इसको समझते हैं। भाषा की संरचना भिन्न होने से द्वितीय भाषा सीखने वाले छात्र भाषा के कुछ स्तरों पर अधिकतर प्राप्त नहीं कर पाते और उन्हें कठिनाई होती है तथा कई त्रुटियां भी होती है ना। अच्छे शिक्षक का अभाव, अब क्या है, अच्छे शिक्षक का अभाव कैसे। अच्छे शिक्षकों का अभाव होने के कारण छात्र भाषा का उच्चारणगत अशुद्धियां करते हैं, क्योंकि यदि शिक्षक स्वयं ही किसी वर्ण या शब्द को गलत तरह से उच्चारित करेगा तो छात्र वैसा ही उच्चारण करना सीखता है। उच्चारण का मानक भाषा मातृभाषा सेविंग होना चाहिए, है ना। छात्रों की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण भी कई त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं। विज्ञान शब्दावली से अपचरित या उसका ज्ञान न होने के कारण भी त्रुटियां गलत हो सकती है। ठीक है ना। भाषागत त्रुटियों को दूर करने का क्या उपाय है, अब इसको देख लेते हैं। बालकों को सही अक्षर का बोध कराना, बालकों को विभिन्न अक्षरों की ध्वनि का बोध कराना, उन्हें संयुक्त अक्षर ड, ढ, व, ब, श आदि का अवगत कराना, लघु तथा दीर्घ ध्वनि का बोध कराना, सही उच्चारण से खाना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराना, बालकों को बालाघात का ज्ञान कराना, छात्रों को लघु तथा दीर्घ अक्षरों का परिचित कराना, उच्चारण को सुधारने के लिए पाठ को बोल कर पढ़ने तथा निर्देश देना, एक समान त्रुटियां करने वाले विद्यार्थियों का समूह बनाकर दोष सुधार की व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छे शिक्षकों का चयन करना चाहिए। ठीक है ना। अब देख लेते हैं भाषा में बच्चों में भाषा संबंधित विकार कौन कौन सा होता है ना। लैंग्वेज डिस्ट्रैक्ट इन चिल्ड्रन डिसऑर्डर, है ना। डिसऑर्डर क्या क्या है, डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर देख लेते हैं। पहला है हमारा डिसलेक्सिया। ये जो डिसलेक्सिया वगैरह वाला है जो डिसऑर्डर होता है भाषा संबंधित विकार, इससे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आता ही आता है, एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है। ठीक है साथियों, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। अब इसका अगर थ्योरी को अच्छे से समझे रहेंगे तो ऑप्शन
जो क्वेश्चन है वो कैसे भी घुमा करके पूछेगा, आपसे बन ही जाएगा, ठीक है ना। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया क्या है? यह ग्रीक भाषा के दो शब्द डस और लेक्सिया से मिलकर बना है। डस और लेक्सिक्स है ना, लेक्सिक्स से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन भाषा, ठीक है ना, इसका याद रखिएगा, कथन भाषा होता है। और यह अधिगमन अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। भाषा या भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप एवं भाषिक दक्षता को प्रभावित करता है। लक्षण क्या है? वर्ड जो माला होता है, वर्णमाला होता है, अधिगम में कठिनाई होना, अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई होना, और एकाग्रता में कठिनाई होना, ठीक है। अगला देखते हैं क्या इसी में। शब्दों को उल्टा अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ना है, जैसे नाम को मान्या, सावक को शाक पढ़ना, ठीक है ना। वर्तनी दोष से पीड़ित होना, स्मरण शक्ति में कम होना, सामान्य उच्चारण करने वाले ध्वनियों को ना पहचान पाना, शब्दकोश का अभाव होना। उपचार क्या है? डिसलेक्सिया का उपचार पूर्ण रूप से असंभव है, लेकिन इसका उच्च शिक्षण अधिगमन पद्धति के द्वारा निम्न स्तर तक लाया जा सकता है, कुछ स्तर तक कम किया जा सकता है ना। डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया मतलब कि ग्राफ आ रहा है, डिस्ग्राफिया है ना, तो अपन ग्राफ पेपर में क्या लिखने से संबंधित होता है ना। तो डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन क्षमता को प्रभावित करता है, लेखन क्षमता को प्रभावित करता है ना। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने से संबंधित है, उल्टा सा को वा पढ़ता है, बा को वा पढ़ता है ना। तो डिसलेक्सिया क्या था? डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है ना, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, और डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, ठीक है। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने से। ग्राफ आ रहा है ना, ग्राफ आ रहा है, यहाँ देखिए ग्राफ आ रहा है, तो ग्राफ में हम क्या करते हैं? लिखते हैं, तो सिंपल से याद हो जाएगा। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित है ना। यह वर्तनी संबंधित कठिनाइयां, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। लक्षण क्या? लिखते समय स्वयं में बातें करना, अनियमित रूप से और आकार वाले अक्षर को लिखना, लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़, उसे कागज के बहुत पास से पकड़ना, पठनीय होने पर भी कॉपी देखकर लिखने करने में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना, अपठनीय हस्तलेखन, लाइनें को ऊपर लिखना, शब्दों के बीच में अनियमितता, स्थान छोड़ना, अपूर्ण अक्षर या शब्द का लिखना, ठीक है। उपचार क्या है इसका? उपचार देख लेते हैं। इस अधिगम अक्षमता को ग्रसित व्यक्ति को लेखन का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराया जाना चाहिए, जिससे थोड़ा सा कम हो सके। और डिसकैलकुलिया है ना, डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर की साउंड आ रही है इसमें, तो ये क्या है? गणित से, कैलकुलेशन से संबंधित है, गणित से संबंधित है ना। इसके अंतर्गत क्या है? अंकों, संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंगणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों का प्रयोग की योग्यता तथा सभी प्रकार की गणित अक्षमता शामिल होती है ना। गणित से संबंधित विकार है। लक्षण इसमें कैसे जान सकते हैं? गणित चिन्हों को समझने में कठिनाई होना, वित्तीय योजना या बजट बनाने में कठिनाई होना, समय सारणी बनाने में कठिनाई का अनुभव करना, दिशा ज्ञान का अभाव होना, और समय बताने में कठिनाई का अनुभव करना। उपचार क्या? उचित शिक्षण अधिगम रणनीति अपना करके इसे कम किया जा सकता है, ठीक है साथियों। अगला देख लेते हैं डिस्फेसिया। इसमें फंसने की साउंड आ रही है ना, डिस्फेसिया। तो डिस्फेसिया क्या है? बच्चे विचार और अभिव्यक्ति व्याख्या करने में क्या है? व्याख्या के समय क्या है कि बोलने से है ना, बोलने से क्या है कि जो अगर कुछ भी चीजें को बोलने का तो फंसेगा उसमें है ना, तो व्याख्या के समय कठिनाई महसूस करते हैं। इस असमता के लिए मुख्य रूप से मानसिक क्षति को उत्तरदायी माना जाता है, ठीक है ना। और डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया क्या है? लेखन एवं चित्रांकन संबंधित विकार है। यह मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधित अक्षमता की ओर संकेत करता है। इसे ग्रसित बच्चे लिखने व चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं, डिस्प्रैक्सिया है ना, मतलब चित्र बनाने से लिखने में उसको कठिनाई होता है। और भाषा कौशल क्या? लैंग्वेज स्किल देख लेते हैं। लैंग्वेज स्किल क्या है? भाषा कौशल है ना। मनुष्य समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए या बोल करके या लिख करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर अपने विचारों को ग्रहण करता है।
भाषा से संबंधित इन विचार चार क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। यह चार कौशल का एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, अर्थात किसी न किसी एक रूप में दूसरे पर निर्भर करते हैं। व्यक्ति के सर्वगुण विकास में भाषा कौशल का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है ना। अब इसको देख लेते हैं कि भाषा कौशल के विकास को चार भागों में बांटा गया। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। श्रवण कौशल क्या, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल है, और वाचन का बोलने का कौशल है, पठन कौशल पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल है, और जो लेखन है वो लिखने का कौशल है। ठीक है ना। अब इसको देख लेते हैं, एक एक कौशल को समझते हैं। ठीक है ना। श्रवण कौशल क्या हो जाएगा, श्रवण कौशल का अर्थ होता है सुनना, है ना। श्रवण कौशल का संबंध कान से होता है, कर्ण से होता है ना। ध्वनि का उच्चारण को सुनना और सुनकर उसके अर्थ को समझना, उसे क्या है, ग्रहण करने की योग्यता श्रवण कौशल कहलाता है। श्रवण एवं पठन कौशल को क्या कहा जाता है, गत्यात्मक या ग्रहित कौशल कहा जाता है ना। यहाँ पर याद रखिएगा, श्रवण और पठन ये जो है, ये कौशल और ये कौशल, इसको का ग्रहणात्मक जो कौशल कहते हैं, इसी को कहते हैं ना, दो को, जिसमें हम ग्रहण करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, हम ग्रहण करते हैं, है ना। बोलेंगे तब भी ग्रहण करेंगे और सुनेंगे तब भी ग्रहण करेंगे, तो किस ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है, इसीलिए, है ना। और श्रवण कौशल अन्य भाषी कौशल को आधार प्रदान करता है। छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है ना। श्रवण कौशल के लिए मस्तिष्क का एकाग्रता, इंद्रियों का संयम आवश्यक होता है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों ना। ये जो कौशल, श्रवण कौशल और पठन कौशल, इसको क्या, ग्रहणात्मक, है ना, ग्रहणात्मक कौशल बोला जाता है। और वाचन कौशल, और इसको क्या तो बोला जाता है, आगे मिलेगा, ध्यान से निकल गया अभी, बताता हूं मैं आपको आगे। और श्रवण कौशल का महत्व क्या है, बच्चा जन्म के बाद ही सुनने लगता है, यह ध्वनि उसके ज्ञान का आधार बनाती है, और श्रवण कौशल ही अन्य भाषीय हौसलों का विकसित करने का प्रमुख आधार बनाता है ना। इसमें ध्वनियों का सूक्ष्म उतार अंतर को पहचानने की क्षमता होती है। ये जितना भी पॉइंट बता रहा हूँ साथियों, बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। और अगला देख लेते हैं, विभिन्न साहित्य संस्कृति के कार्यक्रमों को प्राप्ति करने में सहायक होता है। श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य देख लेते हैं। श्रुति सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करता है। धैर्य पूर्वक सुनने के शिष्टाचार का पालन करना, ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखना, शब्दों, मुहावरों व युक्तियों का अर्थ का भाव समझना, छात्रों में भाषा का साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, और भाव विचारों को ढंग से समझने का शक्ति विकास करना। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, श्रवण कौशल विकसित करने का जो शिक्षण विधियां, ये कौन कौन सा, कहानी सुनना, प्रश्न उत्तरी करना, भाषण विधि और कविता सुनना। इसको पहले कहानी सुनना का देख लेते हैं। कहानी के दौरान बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है ना। प्रश्न उत्तरी में क्या हो जाएगा, कक्षा में शिक्षण के दौरान अध्यापक पठन सामग्री के आधार बनाकर प्रश्न पूछता है। छात्र यदि सही से पाठ को सुनेगा तभी उत्तर दे पाएगा। पठित सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछने से छात्र कक्षा में पढ़ाई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और भाषण विधि क्या है, यह प्राय मौखिक कौशल विकसित करने का एक साधन है, किंतु छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने, है ना। कविता सुनाना, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को कविता सुनाई जाती है। श्रवण कौशल में जो दृश्य सामग्री है ना, श्रवण दृश्य सामग्री है, उसको देख लेते हैं कौन कौन सा, है ना। एक है टेप रिकॉर्डर और रेडियो, चलचित्र, ग्रामोफोन, वीडियो, कंप्यूटर, ये क्या है कि श्रवण कौशल का श्रवण दृश्य सामग्री है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है। और ये वाचन कौशल देख लेते हैं। वाचन या बोलना भाषा का वह रूप है जिसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। भाव और विचारों को अभिव्यक्त का साधारणतया
उच्चारित भाषा ही होती है ना। और अगला देख लेते हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वाचन या बोलने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी मधुर वाणी होती है ना। वाचन एवं लेखन कौशल को, ये आ भी गया, क्या है, उत्पादक कौशल या अभि अभिव्यंगात्मक, अभिव्यक्त करते हैं ना, मतलब जब वाचन करते हैं वो लिखते हैं तो अभिव्यक्त करते हैं, तो अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाता है ना, जो वहां पे मैं बता रहा था ये वाला पॉइंट, जो वाचन है, वाचन वाचन और लेखन कौशल को क्या कहा जाता है, अभिव्यक्तात्मक या उत्पादक कौशल कहा जाता है ना। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा जाता है, इंग्लिश और हिंदी में पूछा ही पूछा जाएगा। और वाचक कौशल का महत्व देख लेते हैं, क्या है इसका महत्व। विचारों के आदान प्रदान के लिए, सरल स्पष्ट एवं सहज बातचीत करने के लिए, मौखिक भाषा में प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी में जादू जगा सकता है ना। सामाजिक जीवन में सामंजस्य तथा सामाजिक संबंधों के मुद्रण बनाने में वाचन कौशल का प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है साथियों, अब इसका वाचन कौशल का उद्देश्य देख लेते हैं। वाचन कौशल का क्या क्या उद्देश्य है ना। बालकों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, बालकों को उचित स्वर उचित गति के साथ बोलना सिखाना चाहिए, और छात्रों को सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना सिखाना, छात्रों को लिखने, है ना, सिलसेन और ठोकर अपने विचार व्यक्त करने का योग्य बनाना चाहिए, है ना। बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना चाहिए, छात्रों को धारा प्रवाह प्रभावपूर्ण वाणी में बोलना सिखाना चाहिए, अवसर अनुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सरल सुबोध तथा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। स्पष्टता वाचन कौशल एक महत्वपूर्ण गुण होता है, बालकों को यह भाषा स्पष्ट प्रयोग करना आना चाहिए, है ना। और वाचन कौशल का देख लेते हैं। वाचन कौशल विकसित करने की जो शिक्षण विधियां होती हैं, है ना, उसको देखते हैं। क्या है, वार्तालाप। पहला है वार्तालाप। शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करे। वार्तालाप का विषय छात्रों के मानसिक बौद्धिक स्तर के अनुसार ही होनी चाहिए, और सस्वर पहले शिक्षक को पाठ पढ़ना चाहिए, बाद में छात्रों से सस्वर वाचन बोल बोल कर पढ़ाना, है ना, सिखाना चाहिए। और प्रश्नोत्तर शिक्षक को यह चाहिए कि वह छात्रों से पढ़ाए गए विषय के संबंध में प्रश्न उत्तर करे। कहानी और कविता सुनाना। शिक्षक को छात्रों को वाचन कौशल के अंतर्गत कहानी और कविता को सुनानी चाहिए। और चित्र वर्णन। छोटी कक्षाओं के बच्चों को चित्र दिखाने में रुचि होती है, चित्र देखने में रुचि होती है, चित्र देखकर उसके बारे में छात्रों से पूछा जा सकता है। वाद विवाद हो गया, नाटक का प्रयोग हो गया, भाषण हो गया, समूह विचार विमर्श, वर्णमाला, विक्षर विधि, है ना, अक्षर विधि, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। वाचन के जो वाचन है इसके प्रकार क्या है ना, तो सस्वर वाचन बोल बोल कर स्वर्ग के साथ, है ना, स्वर्ग के साथ छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी होता है, ठीक है ना। और मौन मौन पठन वाचन, मौन वाचन क्या हो जाए, मन ही मन में, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। आदर्श वाचन पाठ पढ़ाते समय जब शिक्षक स्वयं बोल बोल कर पढ़ता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। अनुकरण वाचन जब छात्र शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का अनुकरण करके पाठ को बोल बोल कर पढ़ते हैं तो वह अनुकरण वाचन कहलाता है। सावधानियां क्या रखनी है इसमें, सावधानियां इंपॉर्टेंट है ना। शिक्षक स्वयं स्वयं सही उच्चारण करें। यदि कोई छात्र प्राकृतिक कारणों से शुद्ध उच्चारण पाता है तो उसके माता पिता को सूचित करे ताकि उसकी चिकित्सा करवाएं, है ना। बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। बालकों में संकोच झिझक आदि न आने पाए और बोलते समय छात्र सही स्वर लय भावपूर्ण वाणी का ध्यान रखे या देखना चाहिए, है ना। और पठन कौशल देख लेते हैं। पठन कौशल क्या है, पठन कौशल साधारण अर्थ में पठन कौशल से तात्पर्य है कि लिखित भाषा को पढ़ना, ठीक है ना। भाषा कौशल में पठन कौशल का अर्थ है लिखी हुई भाषा को उच्चारित करना तथा भाषा को ग्रहण करना। भाषा शिक्षण में पठन कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। पठन ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान और सरल तरीका है, ठीक है ना। पठन कौशल का प्रकार देख लेते हैं। स्वस्वर पठन और मौन पठन, है ना। स्वस्वर पठन क्या है, साहित्य स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है। वर्णमाला में लिपिबद्ध, है ना, लिपिबद्ध जो वाणी है की पहचान सस्वर पठन
द्वारा ही कराई जाती है और यह पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। स्वस्वर पठन के गुण क्या है? स्वस्वर पठन करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। पठन भावानुकूल होना चाहिए। विराम चिन्हों को ध्यान रखना चाहिए। स्वस्वर पठन में आत्मविश्वास होना चाहिए। स्वस्वर पठन दो प्रकार का होता है, वैयक्तिक पठन और सामूहिक पठन, है ना, इंडिविजुअल और ग्रुप, व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन, है ना। और मौन पठन को देख लेते हैं। मौन पठन क्या है? लिखित सामग्री में चुपचाप बिना आवाज निकाले मन ही मन में पढ़ना मौन पठन कहलाता है। मौन पठन के गुण देख लेते हैं। थकान कम होती है तथा मन, नेत्र तथा मस्तिष्क में सक्रिय रहता है। मौन पठन जो होता है ये ऊंची कक्षा के लिए होता है ना, और पाठक एकाग्रता तथा ध्यान केंद्रित करके पढ़ता है और यह कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है। स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में सहायक होता है। चिंतन करने और गहन अध्ययन करने के लिए भी सहायक होता है। मौन पठन के दो भाग होते हैं, गंभीर पठन और द्रक्षु पठन, है ना, मतलब सीरियस रूप में पढ़ना, और एक क्विक मतलब ऊपरी ऊपरी पढ़ना, है ना, मौज मस्ती के लिए। अब मतलब कि सीरियस गंभीर पठन का देख लेते हैं। भाषा पर अधिकार करना, केंद्रीय भाव की खोज करना, विषय वस्तु पर अधिक करना और नवीन सूचना का एकत्रित करना। दक्षिण पठन क्या है? सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, खाली समय का सदुपयोग करना और आनंद प्राप्त करना और सूचना एकत्रित करना तथा साहित्य पर परिचय प्राप्त करना, ठीक है ना। पठन कौशल का महत्व देख लेते हैं। पठन कौशल का क्या क्या महत्व है? यह विद्यार्थियों के समग्र विकास में सहायक होता है ना, और छात्र शुद्ध उच्चारण सीख सकते हैं। भंडारण क्षमता में वृद्धि करने में सहायक होता है। व्याकरणीकरण ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक होता है। महान व्यक्तियों की जीवनी आत्मकथा पढ़कर उनके आदर्श गुणों का आत्मसात कर सकता है और नवीन पुस्तकों को पढ़कर नवीन जानकारी प्राप्त कर सकता है ना। पढ़कर समय का सदुपयोग करना, ठीक है ना। और पठन कौशल के उद्देश्य क्या क्या है? बालकों को सही स्वार्थ और भाव के अनुसार पढ़ना, लिखाना व तथा भाव को ग्रहण करना सीखना चाहिए। शुद्ध पठन सिखाना चाहिए। पठन के द्वारा छात्र विराम चिन्ह, अर्ध विराम आदि चिन्हों का प्रयोग समझ जाए, है ना। और पठन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। सही उच्चारण, ध्वनि और उचित बल आदि पठन से छात्र सीखता है ना। पठन से भंडार क्षमता में क्या है? वृद्धि होती है। और पठन कौशल की जो शिक्षण विधियां हैं इसको देखते हैं ना। वर्ण बोध विधि, इसमें पहले वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। पहले स्वर व्यंजन, बाद में फिर मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है ना। ध्वनि साम्य विधि, इसमें सामान्य उच्चारण वाले शब्दों के साथ साथ सिखाया जाता है। स्वरोच्चारण विधि क्या होता है? इसमें 12 कड़ी को आधार माना जाता है। का की, जैसे कि इस विधि के अक्षरों एवं शब्दों को उनकी स्वर के अनुसार पढ़ाया जाता है। देखो और कहो विधि, ये क्या होता है? इसमें शब्द से संबंधित चित्र दिखाकर शब्द का ज्ञान कराया जाता है। यह जो विधि होती है मनोवैज्ञानिक विधि है। कई बार देखते, सुनने और बोलने से वर्णों का चित्र मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। वाक्य विधि क्या है? इस विधि में वाक्य का वाक्यांशों में बालक बोलता है, पहले वाक्य फिर शब्द फिर वर्ण, इस क्रम को बच्चा पढ़ना सीखता है। कहानी विधि, इस विधि में बच्चों को कहानी सुनाई जाती है ना। अनुकरण विधि, यह विधि देखो और कहो विधि का दूसरा स्वरूप है। इसमें अध्यापक एक शब्द बालकों के समक्ष कहता है और छात्र उसे दोहराते हुए अनुकरण करते हैं। इस प्रकार छात्र शब्द ध्वनि का उच्चारण करके पढ़ना सीखते हैं। और पठन संबंधित त्रुटियां क्या होती है? अटक अटक कर पढ़ना, अनुचित मुद्रा, पुस्तक को आंखों के निकट या दूर रखना, अशुद्ध उच्चारण, अनियमित गति, भाव के अनुसार आरोह और अवरोह का अभाव होना, है ना। आज की वीडियो में इतना ही साथियों। आशा करता हूँ कि यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हो सकता है ना। हिंदी के जितने भी पेडालॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म है साथियों, वो पूरा इस वीडियो के माध्यम से आप जितना थ्योरी है सबको पढ़ने का प्रयास करिएगा। अगर इतना थ्योरी आप तैयार कर लेते हैं तो आपका हिंदी में नंबर पूरा 30 में से 30
आ सकता है। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों, अगर हेल्पफुल हो तो चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेगा। धन्यवाद साथियों।